एक झटके में फौज के नियम नहीं बदलते। ये जो चीज़ें हैं ये सेंटिमेंट, आम जनता के सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं और देश के करोड़ों युवाओं का इसके साथ भविष्य जुड़ा है। बहुत सारे लोगों के अपने बच्चों का जो इच्छा होता है, जो उसका फर्स्ट चॉइस होता है, वो होता है फौज में जाना। मेरा भी था। क्यों है? क्योंकि बिहार में ये पैशन है। फौज में जाना मतलब पैशन। उसके लिए आप जाके देखिए, एसी के कमरों से तय नहीं होता है। फौज में जाना तय होता है गांव के गिरान से। जाके देखिए, गांव के सड़कों पर, मैदानों में सुबह 4 बजे से बच्चे दौड़ते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत सरकार में, सेना में जो टूर ऑफ ड्यूटी का 4 साल का जो आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में बहाली का जो नया शेड्यूल निकाला है, नया जो रूल निकाला है, इस पे जो तमाम जगह जो बच्चे बवाल कर रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर के इसके कुछ पॉजिटिव और बहुत सारे निगेटिव जो कि मेरे अपने ख्याल में जो आए हैं, उन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो बच्चे आज कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो अपने जगह पे ठीक है, परंतु उनका जो तरीका है वो तरीका थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ख़ास करके ये जो अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, कई जगह पब्लिक को परेशान किया गया, बसें तोड़ी गई, पब्लिक को पीटा गया। इवन सबसे ज़्यादा शर्मनाक मुझे ये बात लगा कि वह आरा की धरती जहाँ से प्रत्येक आंदोलन की शुरुआत होती है, उस आरा की धरती पर, उस आरा के रेलवे स्टेशन पर एक वेंडर के दुकानों को लूटा गया बच्चों द्वारा। ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है। इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। बाकी सारे मुद्दे आपके एक तरफ रह जाएंगे और पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को आपको रौंदने का एक मौका मिल जाएगा। आंदोलनों को इसी तरीके से रौंदा जाता है। आपके भीड़ के बीच में कोई 2-4 ऐसे असामाजिक तत्व घुस जाएंगे और घुसने के बाद वो पूरे भीड़ को गलत डायरेक्शन में मोबालाइज कर रहे होंगे। ठीक है, रेलवे को आपने जाम किया, आपका अधिकार है, आप बस भी रोक देते, आपका अधिकार है, परंतु बस को तोड़ना, उसके वेंडर वाले को, राधे श्याम करके कोई वेंडर है आरा में, उस वेंडर के पूरे सामान को, बेचारे 5-10 हज़ार का उसका सामान लूट लेना, उसके वेंडर के जो स्टॉल है उस स्टॉल को तोड़ना, यह किसी भी लिहाज से जस्टिफाई नहीं करता। और ख़ास करके उस धरती से जहां पर 80 बरस के उम्र में वीर कुंवर सिंह ने लोहा लिया था, उस धरती से इस तरह के दृश्यों को मैं तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता और कोई भी सभ्य व्यक्ति जस्टिफाई नहीं कर सकता। बाकी आपकी सारी मांगे जायज़ हैं, सब जायज़ हैं, उसके मैं समर्थक हूँ और इसी मुद्दे पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जस्टिफाइबल नहीं है। अब बात आते हैं कि ये जो टूर ऑफ ड्यूटी है, TOD जो है, इसके कुछ पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव फैक्ट्स हैं। जहाँ तक जो जानकारी हमने इकट्ठा किया है उसके अनुसार सबसे पहले कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव बात करें, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सरकार है उसको ये मास्टर स्ट्रोक खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। हर काम को अचानक करना है। अगर आपको टूर ऑफ ड्यूटी लानी थी तो आप पहले उसको मैसेजिंग छोड़ते, उस पर डिस्कशन होता, बहस होता, क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, सारी चीज़ों पर बहस होते। आपने हो सकता है इंटरनली बहस किया हो, आर्मी वालों से बहस किया हो, आपने अपने मंत्रिमंडल में बहस किया हो, लेकिन सेना के जो चीज़ें हैं वो मंत्रिमंडल केवल डिसाइड नहीं करती। इससे बहुत सारे लोगों की अपनी भावनाएं जुड़ी हुई है देश की आर्मी के साथ। हमारे अपने भाई भतीजे देश की आर्मी में हैं,
उनके ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले सिक्के को समाज में उछालना चाहिए। इसको पहले जनरल डिस्कशन होने देना चाहिए था। इनके जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी जानकारियां हैं सोशल मीडिया के द्वारा या जैसे भी, आपको पब्लिक को बताना चाहिए था, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, मगर नहीं। आपको तो बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और बता देना है, नोटबंदी करनी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना है। ऐसा नहीं होता। ये सेना का मामला है और देश की सुरक्षा का मामला है, तब जबकि चारों तरफ से देश इस्लामिस्टों और कम्युनिस्टों से घिरा हुआ है। और आजकल तो और अलग तरीके का बवाल चल रहा है। खैर, मैं उस मामले पे नहीं जाना चाहता। अब इसके कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स पर बात करते हैं। तब जब सरकार पूरा जितना भी बहाली लेती थी उसके 4 गुना बहाली ले तब, लेकिन इस मामले में भी सरकार ने कोई क्लैरिटी नहीं दिया कि कितनी बहाली ली जाएगी। अगर हर साल 60,000 लोग रिटायर हो रहे हैं और 60,000 ही टूर ऑफ ड्यूटी में आते हैं, तो 4 साल बाद उसमें से 15,000 तो सिलेक्ट हो जाएंगे और बाकी के 45,000 पुनः वापस चले जाएंगे। तो इससे पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस, पॉजिटिव जो प्रभाव है मुझे यही दिखता है कि आने वाले 10-20 वर्षों में हर शहर में ऐसे ट्रेंड लड़के हो जाएंगे, ऐसे ट्रेंड आर्मी के रिटायर टूर ऑफ ड्यूटी के जवान होंगे जो कभी राइटिंग के मौके पर, कभी कहीं दंगा हो जाए, कहीं फसाद हो जाए, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है उसको शांत करने के लिए। वैसे मैं ये नहीं बता सकता कि रिटायर फौजियों का कभी भारत सरकार इस्तेमाल करती है कि नहीं, कितना करती है। जो 35 वर्ष 38 वर्ष में जो रिटायर फौजी हो जाते हैं, किसी शहर में दंगा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या उन फौजियों का सहारा लिया जाता है, ये मैं बता नहीं सकता। लेकिन एक इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशन के तौर पे ये देखा जा सकता है, क्योंकि हर जिला, हर शहर में आने वाले 10-20 वर्षों में कुछ ऐसे रिटायर टूर ऑफ ड्यूटी के बचे हुए जवान होंगे जो अपना बिजनेस व्यवसाय कर रहे होंगे। उनके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, भले 6 महीने की हो, 9 महीने के हो। वो पुलिस के साथ मिल करके राइट को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। ये एक फैक्टर है और उसमें बहुत सारे हिंदू बच्चे होते हैं। तो इससे भी ये है कि हिंदू बच्चे कभी भी देश के खिलाफ नहीं जा सकते। पूरे देश के सेंटिमेंट के खिलाफ हिंदू के जो लड़के हैं, और ख़ास करके जब आर्मी से रिटायर होंगे तो नहीं जा सकते। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर मुझको दिखता है। लेकिन समस्या यह है कि अगर 60,000 व्यक्ति रिटायर हो रहे हैं और 60,000 आप टूर ऑफ ड्यूटी से ले रहे हैं, जिसमें से 45,000 को पुनः आप वापस कर दे रहे हैं, तो ये तो फौजियों की संख्या बढ़ने के बजाय और घट जाएगी। तो ये एक समस्या है। आप कहते हैं कि चूँकि ये इजराइल में है, अमेरिका में है, फलना है में है, ढिमका में, मैं भी कहता हूँ कि भाई यहाँ पे आप इंटर करने के बाद आप 2 साल के या 6 महीने के या 9 महीने की आर्मी का ट्रेनिंग कंपलसरी कर दो। इजराइल जैसा, इजराइल का जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है और भारत की जनसंख्या है लगभग 150 करोड़। इजराइल की जनसंख्या से लगभग 150 से अधिक गुना। तो इजराइल वाला फैक्टर भारत में लागू नहीं हो सकता। ये समझने की बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। परंतु हाँ, सेना के बजट को कम करने का जो आपका उद्देश्य है वो हम समझ सकते हैं। आपका मेन उद्देश्य यही है कि सेना के बजट को, जो उनके पेंशन्स में जाता है, जो उनके सैलरी में जाता है, उसको कम करके सेना के मॉडर्नाइजेशन वगैरह 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 में आप खर्चा करना चाहते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि सेना के बजट को ही क्यों कम करना? बजट आप कहीं और से काट सकते हैं। 60-60 हज़ार टन गेहूं आप अफ़गानिस्तान को भेज रहे हैं, वो जो आपको आए दिन धमकियां देता है और आप मानवता के बेस पर भेजते हैं, उस बजट को काटिए। जो बेकार के फ्री बीज चल रही हैं, जो मजहब के नाम पे आपने दर्जनों योजनाएं बना के रखी हुई हैं, उनको काटिए। उस्ताद योजना को काटिए, वो सब काट के भाई दीजिए ना।
आप बजट कटौती के लिए आप सेना ही मिला है आपको रिसर्च करने के लिए। मुझे पूर्ण रूप से इसमें कुछ भी पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। अगर मान लिया कि कोई बच्चा 4 साल नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद रिटायर आ जाता है, रिटायर आने के बाद उसमें से जो नौकरी के दौरान वो 6 महीना या 9 महीना के ट्रेनिंग किया रहेगा, 1-2 महीना वो छुट्टी में वो रहा होगा, 2 या 3 महीना पूरे 4 साल के दरमियान में, तो कुल मिलाकर लबोलुबाब ये है कि 2.5 साल के आसपास उसने टोटल आर्मी में सेवा दिया। तो उसका जो भी अनुभव है, अनुभव के बाद जब सोसाइटी में जाएगा, अगर रिटर्न हो जाएगा, तो सोसाइटी क्या उसको उस सम्मान की दृष्टि से देखेगी? सोसाइटी तो यही कहेगी कि भाई चूँकि 25% उसमें से परमानेंट भी हो गए, तुम वापस आ गए, इसका मतलब कि तूने अपना ट्रेनिंग ठीक से नहीं किया, जबकि हो सकता है उसने ट्रेनिंग अच्छा से किया हो। लेकिन सोसाइटी में इसके इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। सोसाइटी वाले ये भी कह सकते हैं कि भाई तुमको क्यों फ़ौज वापस किया, तुमको ले भी तो सकती थी, क्योंकि 4 में 1 लड़के को फ़ौज रखेगी भी इस टूर ऑफ ड्यूटी के अनुसार। ये एक निगेटिव है। अभी इसमें एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि ठीक है, लड़का 21 साल तक, यदि 17 से 21 साल, हालांकि 2 साल और बढ़ा दिया है इतना हंगामा होने के बाद, क्योंकि 2 साल से वैकेंसी पे पूर्णतः रोक था, यानी 17 से 23 साल के बीच में जो भी लड़के उसमें ज्वाइन करेंगे, यानी 27 साल में 4 साल नौकरी करने के बाद वो पुनः से वापस आ जाएंगे। और जब वापस आएंगे तो उनके पास एक अमूमन 10-12 लाख रुपया उनको मिलेगा। सरकार ने ये नहीं तय किया है कि जो इनके पेमेंट से काटेगी और जो अपना पैसा मिलाएगी, वो पैसा को क्या वैसे ही रखे रहेगी या कहीं पे उसको इन्वेस्ट करेगी, क्या कहीं पे फिक्स करेगी, या एनपीएस के जगह पे किसी प्राइवेट कंपनी वाले को दे देगी। सरकार ने इसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। ये एक घोर चिंता का बात है। अगर मान लिया कि उसमें से 9,000 10,000 आप काट रहे हैं, अपने तरफ से 9,000 10,000 लगा रहे हैं, मान लिया कि 18-19 हज़ार उस लड़के के नाम से, उस फौजी के नाम से हर महीना जमा हो रहा है, तो क्या वो पैसा ऐसे ही जमा हो रहा है या उसका कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा? अगर आप साल भर का टीडी भी करते हैं तो 5.5-6% के आसपास उसका इंटरेस्ट होता है। तो इस तरीके से कुछ बढ़ना भी चाहिए, या आप किसी कंपनी वाले को दे देंगे जो किसी नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह को लोन दे देगा, वो भाग जाएंगे। ये एक चिंता का विषय है, इसका निराकरण होना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें तो बस एक बार आना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना है और बता देना है। हर बार इसी तरह का टेक्निक अपनाया जाता है। एक सबसे बड़ा और नेगेटिव फैक्टर है कि आप जो कर रहे हैं कि ये जो लड़के जो फौज से रिटायर होकर आएंगे 4 साल नौकरी करने के बाद, ये जो भीड़ आएगी, आप करें कि उनके लिए और रोजगार के अवसर खुलेंगे। अब बताइए कि जो व्यक्ति केवल दौड़ा है, कूदा है, फाना है, फिजिकली मेहनत किया है, फौज का जो जिसमें डेडिकेशन है, उससे आप कौन सा रोजगार दीजिएगा भाई? क्या बाकी के जो रिटायर आर्मी वाले आ रहे हैं उनको आप रोजगार दिला पा रहे हैं? नहीं दिला पा रहे हैं। लिटरली ये संभव नहीं है। कॉलेज पास आउट को तो कंपनियां लेती नहीं है, बड़ी मुश्किल से लेती है। बेरोजगारी का इतना बड़ा इस देश में आलम है, 150 करोड़ की जनसंख्या है, और आप एक नए लतीफ़ा लेके आए हैं। हाँ, ये तब संभव है जब उनके लिए हर बेल्ट वाले नौकरी में, पुलिस में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, सीएपीएफ वगैरह जहाँ भी है, वहाँ कुछ सीट्स उनको यदि आप रिज़र्व कर दें तो कुछ ढंग का एक बात हो। अगर आप उनको 10-12 लाख रुपया दे के भेज देते हैं तो उनके पास हो सकता है ये एक ऑफ़र रहे कि 10-12 लाख रुपया से कोई बिजनेस वो कर लें। लेकिन मेरा मानना है कि फ़ौज की जो नौकरी है, फ़ौजी जो होता है, वो
केवल बिजनेस का मामला नहीं होता, केवल सैलरी का मामला नहीं होता। हमारे यहाँ फौजी देख करके लड़कों की शादियाँ होती हैं। अगर लड़की वाले को पता हो कि ये बंदा का जो जॉब है, जो सर्विस दे रहा है वो फिक्स नहीं है, तो क्या वो अपनी बेटियां देगा किसी टीओडी वाले को? नहीं देगा। क्योंकि जो नेता लोग हैं वो नेता अपने हिसाब से सोचते हैं कि फ़ौज जो है वो नौकरी का विषय नहीं है, सैलरी का विषय नहीं है, पैसा का विषय नहीं है। फ़ौज में दोनों है। हमारे यहाँ फ़ौजी को बहुत सम्मान के नज़र से देखा जाता है, पहला। और दूसरा, फ़ौजी से लोग शादी करना अपना सम्मान समझते हैं, क्योंकि उसको एक फिक्स्ड सोशल लाइफ है। रिटायरमेंट के बाद भी उसको पेंशन है, फिक्स्ड पेंशन है। तो ये है मामला। आप एक तरह से नकार नहीं सकते कि नहीं फौजी जो आता है केवल सर्विस करने के लिए। नहीं, देश सेवा तो करता ही है, उसके अलावा उसकी अपनी जीविका भी बंधी हुई है। उसकी अपनी बहन की शादी होती है उसी के भरोसे, उसकी अपनी शादी होती है उसी के भरोसे, उसी नौकरी के, उसी फौज से मिलने वाले सैलरी के भरोसे, उसके अपने बाल बच्चों की शादियां, बाल बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई वगैरह होता है वो भी उसी पे निर्भर है। और आप इस एक झटके में नकार नहीं सकते कि नहीं ये तो फौज है, फौज में कोई नौकरी का साधन नहीं है। जी है। एसी में बैठ के आप निर्णय ले लेते हैं। आपके अफसर्स होते हैं, जो आईएएस की जो लॉबी है वो फौज को डाउनग्रेड करना चाहती है। इस बात को आप माने या ना माने, हाँ, जो रेगुलर सर्विस था उस रेगुलर सर्विस को चलने देते, रेगुलर बहाली को चलने देते, उसके अलावे आप टूर ऑफ ड्यूटी लाते। ये एक सराहनीय कदम था। आप सारे रेगुलर वैकेंसी को बंद करके केवल टूर ऑफ ड्यूटी से लड़के आएंगे और उसमें से 25% को रख के बाकी 75% को आप वापस कर दीजिएगा। क्योंकि आप फौज में एकदम नौजवान चाहते हैं, 21 से बरस आप चाहते हैं कि 21 से 25 वर्ष के बीच में एवरेज उम्र रहे। ये सही है, लेकिन उसका और भी तरीका हो सकता है। आपने एनसीसी वालों का कितना इस्तेमाल किया? कभी भी मुझे नहीं लगता आपने कभी इस्तेमाल किया। आप फौज में लेना चाहते थे नौजवानों को तो टूर ऑफ ड्यूटी अलग से लाते। तो जो बच्चों की मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, इस पर कंसीडर होना चाहिए। कटौती करना है तो फौज के बजट से कटौती ना हो, बल्कि मैं तो कहूँगा कि फ़ौज का बजट बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके से देश के चारों तरफ से इस्लामिस्टों और कम्युनिस्टों का एक तरीके से दबदबा बढ़ रहा है, और हाल के समय में जिस तरीके से सभी इस्लामिक मुल्क एक सच्चे बात को लेकर के नुपुर शर्मा को बहाना बनाकर भारत पर आक्रमण करने के फिराक में हैं, उस परिस्थिति में अपने यहाँ फौजियों को और शक्ति देने की आवश्यकता है, फौज को और मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं ये भी मान सकता हूँ कि पिछले सरकारों में उस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया, बजट में कटौतियाँ की गई, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अगर ये इतना सही है तो जितने भी रिटायर्ड फौजी कमांडर्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल्स जो भी रिटायर्ड हैं, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है आपके पास। फौज में जो अभी कार्यरत है वो तो सरकार के लाइन पर चलेगा, ये हमको समझ में आता है। वो इसके पॉजिटिव फैक्टर्स को बताएगा, जो कि है नहीं, बहुत कम है पॉजिटिव। लेकिन जो सरकार से बाहर है, जो नौकरी में नहीं है, जो रिटायर्ड हो चुका है, वो तो फौज के दृष्टि से जो सही परिप्रेक्ष्य हैं इस मुद्दे पर, वो तो सामने रख रहा है ना। तो उस पर आपको चर्चा करने में, उस पर
संशोधन करने में, उस पर विचार विमर्श करने में आपको आपत्ति क्यों है? आप एक बार ही इसको अचानक क्यों लाए भाई? ये सोचने वाली बात है। क्या आप चाहते हैं कि फौज केवल एक सरकार की कठपुतली मात्र बनकर रह जाए, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सरकार के लाइन को ही फॉलो करें? नहीं। अगर सरकार ने इसको ठीक से नहीं किया है, अगर किया होता तो इतना देर नहीं होता। मुझे पता है, आप सभी को पता है कि पिछले 2-3 सालों से इस पर चर्चा हो रही है। अगर सब सही चीज़ था तो और पहले आना चाहिए था। निश्चित तौर पे सही नहीं था, इसलिए जो आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के भी जो टॉप ऑफिशियल्स थे वो इस मामले में अड़ंगा लगा रहे थे। बार्गेनिंग हुई है, लेकिन फिर भी एक आईएएस की लॉबी आपके चारों तरफ जो घेरे हुई है, आपको उल्टे पुल्टे सलाह देती है, और मेरे नज़र से अच्छे सलाह नहीं है ये। इस पर आप विचार करिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जो बच्चों की मांगे हैं उन पर आप विचार करिए। 2 वर्षों के दौरान जितनी भी बहालियाँ हुई हैं, सारा फिजिकल मेडिकल करा के आपने उनको बैठाया है, और बैठाने के बाद पुनः कहते हैं कि जितनी भी बहालियाँ हुई हैं वो सारे स्क्रैप की जाती है। आर यू इडियट्स? एवरीबडी नो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। सभी जानते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब जगह ठेकेदारी का एक जो आपके दिमाग में वो जो फितूर है ना, वो बहुत खतरनाक है। आर्मी को ठेके पे मत रखिए। जो बच्चा 4 साल के लिए फौज में जाएगा, जिसको ये निश्चित है कि मुझे हो सकता है 4 साल बाद रहना पड़े या वापस जाना पड़े, वो किस डेडिकेशन के साथ नौकरी करेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बच्चा 4 साल जब नौकरी कर रहा है, इस नौकरी के दरमियान में यदि किसी कॉम्बैट में, यदि किसी कॉम्बिंग ऑपरेशन में, यदि किसी झड़प में उसके साथ, ईश्वर न करें ऐसा कुछ होता है, कुछ गलती होती है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, वो बलिदान हो जाता है, तो फिर उसके फैमिली के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, उसके आगे के भविष्य के लिए आपके पास कोई बजट है, कोई प्लानिंग है? इसके रूलिंग क्या है, ये आपने बताया? नहीं बताया भाई। इन 4 सालों के दौरान हो सकता है कहीं किसी ऑपरेशन में, कहीं किसी ट्रेनिंग के दौरान, किसी टेररिस्ट के साथ भिड़ंत में, कहीं दुर्घटनावश यदि वो लड़का बलिदान हो जाता है देश के लिए, तो उसके भविष्य के फ्यूचर के लिए, उसके परिवार के फ्यूचर के लिए आपने तो कुछ बताया नहीं। ऐसे तो नहीं चलता। एक झटके में फौज के नियम नहीं बदलते। ये जो चीज़ें हैं, ये सेंटिमेंट, आम जनता के सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं, और देश के करोड़ों युवाओं का इसके साथ भविष्य जुड़ा है। बहुत सारे लोगों के अपने बच्चों का जो इच्छा होता है, जो उसका फर्स्ट चॉइस होता है, वो होता है फौज में जाना। मेरा भी था। मैंने CDS कंप्लीट किया है। SSB इंटरव्यू में मुझसे नहीं हुआ, अफसोस रहा उसका, लेकिन एक चॉइस होता है फौज में सर्विंग करने का, एक इच्छा होती है। आप पूछिए कोई भी बिहार, यूपी, MP के जो लड़के हैं, बिहार में इतना बवाल क्यों है? क्योंकि बिहार में ये पैशन है। फौज में जाना मतलब पैशन। उसके लिए आप जाके देखिए, AC के कमरों से तय नहीं होता है। फौज में जाना तय होता है गांव के गिरान से। जाके देखिए, गांव के सड़कों पर, मैदानों में सुबह 4 बजे से बच्चे दौड़ते हैं। आर्मी में जाने के लिए जो रिगरस, जो उसका जो टेस्टिंग होता है, उसमें 5 मिनट में बच्चे होते हैं वो 1600 मीटर, 1.5 किलोमीटर से अधिक दौड़कर पूरा करते हैं।
पुशअप्स मारते हैं, अपने शरीर को पसीना से सराबोर कर लेते हैं सुबह में। आप देखिएगा तो कहिएगा मेहनत इसको कहते हैं। और आप तो ऐसे में बैठे बैठे नियम बना देते हैं। आपके ऑफिसर्स कभी अपने बच्चों को टीओडी में भेजेंगे? ये मेरा सवाल है। आप जिन ऑफिसर्स के बल पर ये नियम ला रहे हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स की लॉबी आपके चारों तरफ घेरा बना के आपको ये सलाह दे रही है और आर्मी पर ये इम्पोज कर रही है ज़बरदस्ती कि नहीं आप इसको लागू करिए, वो अपने बच्चों को क्या टीओडी में भेजेंगे? ये भी सवाल है। तो मेरा सरकार से यह मांग है कि आप बच्चों के जो जेन्युइन मुद्दे हैं उसको एड्रेस करिए, उनको क्लैरिफाई करिए, इनमें सुधार करिए। आप रेगुलर जो बहाली है उस बहाली को लेते रहिए। मेरा यही सुझाव है, और मेरा नहीं, हज़ारों लोगों की यही सुझाव है कि आप जो रेगुलर बहाली है, जो ऑलमोस्ट 60,000 बहालियाँ हर साल आर्मी में होती है और उतना ही लोग हर साल रिटायर होते हैं, तो आर्मी का एक जो संख्या है लगभग उतना बनी रहती है। तो जो 60,000 हर साल जो बहालियाँ आप लेते हैं, उतना बहाली आप रेगुलर लेते रहिए। और जो टीओडी का मामला है उसको आप एक्स्ट्रा रखिए। जिसको जाना होगा वो उसमें जाएगा टीओडी बोल के ही, वो अपना फ़ौज का ट्रेनिंग देगा, डिसिप्लिन सीखेगा, और सीखने के बाद जो उसको 4 साल बाद इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, वो यदि अंदर रहना चाहे, आर्मी का जो बाकी आगे का जो कोर्स है वो यदि उसको ऑफ़र मिलता है, वो कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यू कर ले, या सरकार उसको अब आगे करे, अब उसको बाहर कर दे सरकार, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो टीओडी बोल के ही उनको लिया जाएगा। लेकिन रेगुलर बहाली में आप टीओडी वाले को क्यों लीजिएगा? रेगुलर बहाली को रेगुलर तरीके से आप लेते रहिए। हमारा यही सुझाव है। बच्चे अपना प्रदर्शन करें, उनका अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन हिसाब से करिए। आम पब्लिक को मारिए पीटिए मत, उनके दुकानों को मत लूटिए। वो आप ही के लोग हैं, आप ही के चाचा बड़े भैया हैं, हम लोग आप ही के लोग हैं। जो आरा में हुआ, जो छपरा में हुआ, वो बेहद ही निंदनीय है, घृणात्मक है। इससे सरकारों को आंदोलन कुचलने का एक बहाना मिल जाएगा। तो मेरा सारे ही प्रदर्शनकारियों से, मेरे अपने भाइयों से यह निवेदन है कि आप ये सब करने से बचिए। आगे फिर किसी अगले एपिसोड में आपसे बात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।